दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट विजय सिंह झा ड्रीम जुडिशरी इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा बीएनएसएस चल रहा है और उसी का एक पार्ट में आप लोगों के सामने लेके आया हूं, गिरफ्तारी से संबंधित प्रोविजन उपबंध। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन 35 से लेके आपके 43 तक के जो प्रोविजन होते हैं, या मेनली देखा जाए कि 35 प्लस 43 जो सेक्शन होता है वो आपका गिरफ्तारी के प्रोविजन के बारे में बात करता है कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है, और दूसरी चीज ये होती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है। ये हमारे लिए मेन जानना आवश्यक होता है। तो हम पूरे जितने भी बीएनएसएस में गिरफ्तारी के प्रोविजन है, जो आईएमपी है मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग, हम उन पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लास आप लोगों के लिए मैंने रखी है। तो हमारा आज लेक्चर 16 है, जो कि हमारा बीएनएसएस का लेक्चर 15 तक हम कवर कर चुके हैं। अब आपको जो क्लासेस मिलेगी वो आपको टॉपिक वाइज मिलेगी, जो आपके मेंस पे सीधा वार करेगा, और ये कई लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो चलिए जुड़ जाइए भैया आप लोग फटाफट और देख लीजिए इस स्टडी को। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं और काम खत्म करता हूं कि हम लोग कैसे इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उन चीजों को रीड करता हूं जो कि आप लोगों को नेसेसरी है ना, जानने के लिए आवश्यक है कि आखिरकार क्या है चीज। तो सबसे पहले मैं रीड कर देता हूं, रीड करने के बाद चार्ट बनाएंगे, चार्ट के माध्यम से हम पूरी चीजों को समझेंगे। ठीक है ना दोस्त। चलिए तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने साथ वादा किया था तो हम साथ बिल्कुल 100% देंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन आपका 35 सबसे पहले वही बात करता है। क्या बात करता है? यही वो सेक्शन है जो कि आप बात करता है कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे होगी। पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा, है ना। इसका मतलब अब हमें समझने की आवश्यकता पड़ी, बहुत ही शानदार चीजों को समझना है और देखते जाना है। देखिए आइए, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं लिखूंगा अरेस्ट। अब गिरफ्तारी आपको पता है दो तरीके की हो सकती है। एक तो होती है विथ वारंट, समझना, वारंट के साथ, और एक होती है विदाउट वारंट, वारंट के बिना। समझना मेरी बात को, विथ वारंट होती है और एक वारंट के साथ होती है और एक वारंट के बिना होती है। जो वारंट के साथ होती है वो आपकी 72 से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे वारंट वारंट वाले प्रोविजन दिए गए हैं, और 83 तक आपका पूरा कॉम्बिनेशन चलता रहता है। इसके बाद आपका ये विदाउट वारंट वाला पोर्शन है, जो यहां से हमारा स्टार्ट होगा, 35 से हमारा स्टार्ट होगा, और जनरली अगर देखा जाए तो आपका 43 तक, क्योंकि गिरफ्तारी कैसे होती है वहां तक हमारा पूरा पोर्शन रहेगा। ठीक है। अब हमें बात इन पे नहीं करनी है कि कहां से कहां तक पढ़ना है, हमें जनरल एक टॉपिक उठाया है और उस टॉपिक को सेक्शन क्या बोलता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस टॉपिक को समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने का तरीका ही यही होता है। चलिए तो सबसे पहले आपको पता चला कि भैया गिरफ्तारी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक तो विथ वारंट होती है और एक विदाउट वारंट होती है। तो हम सबसे पहले विथ वारंट और विदाउट वारंट पे चर्चा कर लेंगे। ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, इसका ये पार्ट नहीं है। अब हम यहां पे जैसे कि जाएंगे कि आपका वारंट द्वारा गिरफ्तारी कैसे होती है, तो लिखते जाइए सेक्शन का नाम 227, आपका 90, आपका 91, ये हो गई वारंट के साथ गिरफ्तारी। ठीक है ना। इसके बाद आपका होता है विदाउट वारंट गिरफ्तारी। तो सबसे पहले आपका सेक्शन 35 ही आता है, फिर आपका सेक्शन 39 ही आता है, फिर आपका सेक्शन 42 का 6 आता है, फिर आपका सेक्शन आता है 170, फिर आपका सेक्शन आता है 473 का 3। ये जो है ये विदाउट वारंट गिरफ्तारी के बारे में बात करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक विद वारंट होता है तो वो ये चीजें हैं, और विदाउट वारंट होता है तो वो ये चीजें हैं। चलिए अब देन आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले हम अब देखेंगे कि भैया विदाउट वारंट किस किस कंडीशन में गिरफ्तार किया जाता है। विद वारंट तो ठीक है, विदाउट वारंट देखिए गिरफ्तार करने का सबसे पहला सेक्शन आता है 35 बोलता है जो पुलिस अधिकारी के समक्ष, इसका एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के थ्रू हम पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बैठाना है और याद करना है। तो हमने डाला 35 सेक्शन का, हम रीड करते हैं। 35 सेक्शन में सबसे पहले आपका जो पोर्शन बनेगा वो पोर्शन यही बनने वाला है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और वारंट के बिना कैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये बोले विदाउट वारंट अरेस्ट कैसे किया जाता है, तो बोले ठीक है बताते हैं भैया। विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा तो पहले बोल रहा है प्रेजेंट ऑफ
पुलिस ऑफिसर इसकी उपस्थिति में क्या करता है, कमिट करता है ऑफेंस, कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस, कमिटेड भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या करता है, वो व्यक्ति कमिट करता है। समझना चीजों को, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या करता है, वो कमिट करता है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया, ये पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट बोलता है जिसके विरुद्ध, अब देखो सबसे सीधी बात, एक पर्सन है, उस पर्सन के विरुद्ध तीन चीजें हैं, एक तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, एक तो रीजनेबल सस्पेंशन है, एक तो रीजनेबल कंप्लेंट है, उचित परिवाद, उचित संदेह विद्यमान है और उचित मतलब विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है। अब यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस इसने व्यक्ति ने किया है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो व्यक्ति ने किया है वो या तो 7 साल वाला है, या 7 साल से कम पनिशमेंट वाला है, या तो विथ फाइन है, या तो विदाउट फाइन है, या तो विथ फाइन है, या तो क्या है भैया, विदाउट फाइन है। ठीक है, तो ऐसा दंडनीय अपराध किया है तो उसको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन लगाई, और वो कंडीशन क्या लगी दोस्त, वो कंडीशन ये लगी, इसी के साथ बोला कि ये तो ठीक है, इसमें निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए, निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब ये बात क्यों बोली निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष से कम के मामले हैं तो मान के चलो 1 वर्ष भी हो सकता है, तो क्या आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर लोगे, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कारण लिखना पड़ेगा, आप सेटिस्फाई होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक चीज लिखी, विश्वसनीय सूचना, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और क्रेडिबल सस्पेंशन। अगर आपको डाउट है, क्या है, आपको डाउट है, वो भी उचित डाउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको डाउट है। और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, वो ऐड ये है कि आपका विश्वास करने का कारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, पुलिस अधिकारी का विश्वास करने का कारण होना चाहिए। और जब तक पुलिस अधिकारी विश्वास करने का कारण नहीं होगा, वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं करेगा। विश्वास करने का कारण जो कि आपके 2K29 में दिया गया है BNS में, जहां पे लिखा विश्वास करने का कारण, तो विश्वास करने का कारण मतलब होता है प्रॉपर रीजन होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मतलब आपके पास कारण होना चाहिए या नहीं, तो वो विश्वास करने का कारण होता है। विश्वास करने का कारण 2 तरीके की, या तो आसमान में कर लो या तो जमीन पे कर लो। आसमान में हवाई करोगे कि देखो मैं उड़ सकता हूं और छत से कूद जाओ, तो क्या ये विश्वास करने का कारण है, नहीं है भैया, मर जाओगे भी। और अगर कोई बोलता है कि मैं जमीन पे चल रहा हूं, देखना मैं एक जंप लगाता हूं, तो जंप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये वाली चीज है कि आपको एक प्रॉपर रीजन चाहिए, ऐसा नहीं है हवा भाई। तो ऐसे ही बोला कि आप गिरफ्तार कर सकते हो कॉग्निजेबल मैटर में, अगर ये 3 चीजें आप लोगों के पास है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें हैं, और 7 साल से कम वाला अपराध किया है या 7 साल तक किया है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, पहली शर्त में पहला ए पॉइंट याद कर लेना भैया, यहीं के यहीं क्या बोला कि ये 3 जो चीजें हैं आपके, एक तो RS, आप तो एक तो RC और एक तो आपका CI है ना, ये 3 चीजें अगर आपको मिली हुई हैं, और इसमें बोला गया विश्वास करने का कारण है, प्लस एक और चीज रीजन टू बिलीव, R2B, मतलब रीजन टू बिलीव अगर है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने ही क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है, उस व्यक्ति ने ही किया है ऑफेंस कमिट। अगर ये आपको पता है तो अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है बी पॉइंट क्या आता है, बी पॉइंट में आप लोगों के सामने बनाऊंगा। बी पॉइंट क्या आता है, बी पॉइंट बोलता है आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या भैया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के लिए, उसको टेम्पर होने से प्रिवेंट करने के, प्रिवेंट टू टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट आता है कि TIP से बचाने के लिए, जो मामले से परिचित व्यक्ति है, मामले से क्या है भैया, परिचित व्यक्ति है। ठीक है, ये कहां पे आपके BSA के 22 सेक्शन में जब हम पढ़ने जाते हैं वहां पे आपको देखने मिलेगा। इसके बाद आपका आता है 5 वाला पॉइंट। 5 वाला पॉइंट क्या बोलता है, 5 वाला पॉइंट बोलता है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, गिरफ्तार किया जाएगा। अब जब गिरफ्तार किया जाएगा तो कारण लिखेगा, गिरफ्तार नहीं करेगा तो कारण नहीं लिखेगा, ये लिखा है, प्रोवाइजो में हो गया। इसके बाद सी वाला पॉइंट बोलता है, सी वाला पॉइंट में एक ही चीज याद रखनी है आपको दोस्त, क्या याद रखनी है कि सी वाले पॉइंट में बोला गया है कि ओनली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। क्या भैया, ओनली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि उस व्यक्ति ने 7 साल से अधिक LI
और डेथ सेंटेंस वाला अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उसको क्या किया जाएगा भैया, अरेस्ट किया जाएगा। यह बिल्कुल खतरनाक मैटर है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्लस रीजन टू बिलीव भी होना चाहिए, विश्वास करने का कारण। डी वाले पॉइंट में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। अब आपको उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है तो हर जगह आपको पढ़ने मिलेगा, आपको 40 में पढ़ने मिलेगा, आपके 84 के 4 में पढ़ने मिलेगा, आपको एक तो यहाँ पे आपके 35 के आपके डी पॉइंट में पढ़ने मिल रहा है। इस तरीके से आपका ये आपको मिलने वाला है वहां पे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि ई वाला पॉइंट में ये बोला चुराई हुई संपत्ति अगर उसके कब्जे में पाई जाती है तो ये माने जाएगा उचित रूप से संदेह है, इसलिए उसको क्या कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये ई वाले पॉइंट में है, ठीक है। इसके बाद आपका एफ वाले पॉइंट में आता है। एफ वाले पॉइंट में फालतू लोग क्या करते हैं, पुलिस की काम में बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए एफ से याद रखना ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ड्यूटी ऑफ पुलिस, है ना। तो पुलिस की ड्यूटी में क्या करता है, बाधा पहुंचाता है। जो अभिरक्षा से भाग निकला है उसको भागने में सहायता करता है या प्रयत्न करता है भागने में, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपका आता है एच, है ना। एच में आपका सशस्त्र बल से अभी तक भागा हुआ व्यक्ति होता है, इसका आपका सेक्शन आता है 42 सशस्त्र बल के पुलिस सशस्त्र बल से जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए। किसकी चाहिए भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, ठीक है। ये वाली चीजें आपको चाहिए। उसके बाद आपका आता है ये जा वाला पॉइंट जिसमें लिखा है अगर भारत के बाहर किसी अपने अपराध किया है, अगर भारत में किया जाता तो वह अपराध होता और ट्रिटी संधि के अंतर्गत आपको वापस बुलाया जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये वाली चीज भी इसमें लिखी, प्रत्यर्पण संधि की विधि में अन्यथा भारत पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के भागी संबंध रह चुका है, जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त है या उचित संदेह विद्वान है जैसा कि वह संबंध रह चुका है, इसके बारे में बोला गया है। इसके बाद लास्ट वाला आपका आता है आई में लिखा है छोड़ा गया सिद्ध दोष है, जिसमें 394 की धारा 5 के अधीन उपबंध नियम का मतलब ये बोलता है कि भैया आपको नाम पता बताना रहता है, 5 साल तक आपको बताना पड़ेगा पता। तो ये बोल रहा है 394 के 5 का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर आप इसका क्या कर देते हो, ब्रीच कर देते हो, अगर आपने इसका ब्रीच किया तो क्या हो गया भैया, आपको री अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, आपको री अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये वाली चीज बोली। इसके बाद आया गिरफ्तारी किसी अन्य पुलिस अधिकारी को लिखित में या मौखिक अध्यपेक्षा जारी करके क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार करा सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात मतलब अगर पूछा जाएगा कि पुलिस अधिकारी कर सकता है गिरफ्तार, नहीं, पुलिस अधिकारी कर सकता है लेकिन कोई अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, पुलिस अधिकारी अन्य पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोई अन्य पुलिस अधिकारी से भी लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त अगर हो चुकी है तो यह अध्यपेक्षा उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है, अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, निर्देश से दर्शित होगा। अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी वारंट के बिना वही व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ, बता दीजिए। इसमें एक वर्ड है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो इंग्लिश में आपका एक वर्ड आता है बहुत ही शानदार, एक इसमें एक क्या आता है भैया दोस्त, इसमें एक वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है, बीच में एक यहाँ पे एक वर्ड आता है, कौन सा, वो आपका वर्ड है भैया मे। कौन सा वर्ड आता है इसमें, एक वर्ड आता है मे। देखिए जब आप 35 का 1 पढ़ोगे उसमें मे वर्ड दिया है, मे वर्ड दिया है मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर पुलिस वाला उपस्थित है तो 100% आपको क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अब ये तो इतना आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अच्छा तो आपने बोला अरेस्ट पढ़ा, तो पहला अरेस्ट हमने पढ़ा किसके द्वारा होगा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। दूसरा अरेस्ट हमने पढ़ा किसके द्वारा होगा, प्राइवेट पर्सन के द्वारा। तीसरा अरेस्ट हम पढ़ेंगे किसके द्वारा होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। ये हमारा सेक्शन कौन कौन सा है, ये आपका 35 है, ये आपका 40 है, ये आपका 41 है। और लास्ट वाला जो हम कॉन्सेप्ट आज देखेंगे वो आपका है 43 जो कि हाउ मेड अरेस्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, हाउ मेड अरेस्ट के बारे में ये क्या करता है भैया, बात करता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बता देता हूं कि आपके अरेस्ट करने के लिए एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल है आपका 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात करता है। 100% गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 22 बात करता है। आर्टिकल आपका कौन सा भैया, याद आ रहा है धीरे धीरे, क्या आर्टिकल 22 क्या बात करता है, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। चलिए अब पहली चीज, अभी तक तो मैं यहां पे पहुंचा, ठीक है, अभी तक मैं यहां पे पहुंचा।
आपके आर्टिकल का भी बोल रहा हूं, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी संरक्षण की बात करता है, और कहां बात करता है 361 का, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण की बात करता है गिरफ्तारी से। एक आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा 33 का 1, एक आर्टिकल आप कहां पढ़ने जाओगे, वहां पे पढ़ने जाओगे 33 का 1 पे, ठीक है। तो ये जो 3-4 आर्टिकल आपके दिए गए हैं, इस पे भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी बताया गया है, वहां पे क्या बताया गया है, वहां पे भी ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है तो उसके अधिकार की सूचना देना पड़ेगी। क्या देना पड़ेगी, उसके अधिकार की सूचना देना पड़ेगी, जो कि आपके बीएनएसएस के जो सेक्शन है वो आपका शायद 47-48 के तहत आपको जाएगा, और एक सूचना वाला व्यक्ति और सूचना वाली सिस्टम आपको यहां पे भी जाएगी, 36 वाले में भी जाएगा सूचना वाला सिस्टम। अभी पढ़ते हैं, चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमें क्या क्या चीजों को मिक्स करना है और क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। अभी तो हम आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, क्योंकि कहीं कहीं ये वाली चीजें आपको दी गई। 35 में और क्या बोला, ये बोला देखो 39 के उपबंध। अब आपका 39 क्या होता है, 39 ये होता है नाम पता गलत बताओगे या इंकार करोगे तो ये बोल रहा है गिरफ्तार कर लिया जाओगे। वो भी कैसे गिरफ्तार कर लिया जाओगे, विदाउट वारंट। लेकिन विदाउट वारंट तो आप गिरफ्तार कर लिया जाओगे, लेकिन आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। मजिस्ट्रेट के या तो ऑर्डर चाहिए, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा समझना है कि आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है, आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को अगर असंज्ञेय मामले में, और ये क्लियर कॉन्सेप्ट करता है कि आपके 35 का 2 प्लस आपका 39 ये बात करता है आपके नॉन कॉग्निजेबल मैटर में अरेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता है भैया, नॉन कॉग्निजेबल मैटर के अरेस्ट के बारे में बात करता है। सीधा सीधा लिखा है, अगर उचित संदेह विद्यमान है, सूचना प्राप्त हो चुकी है, संबंध रह चुका है, तो आपको क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा। तीसरा वाला बोल रहा है, तीसरा वाला ओनली एक ही चीज बात करता है, ओनली पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है कि आपका ओनली पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो तीसरे वाले में सबसेक्शन में वो बोल रहा है अगर गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है और आपके खिलाफ सूचना भी मिली है, आपके खिलाफ परिवाद भी हो चुका है, आपके खिलाफ रीजनेबल सस्पेंशन भी है, और ये भी पता है कि आपने क्या किया है, मतलब आपके खिलाफ सीआई भी है, आपके खिलाफ आरएस भी है, आपके खिलाफ आरसी भी है, और आपके खिलाफ कॉग्निजेबल मैटर भी है, ठीक है, अपराध किया है। तो अगर दो चीजें हैं कि आपने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में भी किया है, मतलब प्रेजेंस में भी किया है, या किसी अदर प्लेस पे किया है, तो ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ अगर नोटिस दे दिया जाए, और ये पहले जो सीआरपीसी थी ना, सीआरपीसी में 41 के ए में था ये दोस्त, किसमें था, 41 के ए में, लेकिन अब ये आपके 35 के काय पे चला गया, 35 के 3 में चला गया। इसलिए हम 35 के 3 में अगर हम लिखना चाहें, इसको लिखना चाहें दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको नोटिस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, हम इसको नोटिस बोल देंगे। कि क्या होता है कि पुलिस अधिकारी क्या करता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, और उसको लगता है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जबकि गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, हो सकता है गिरफ्तार ना करे, तो उसको एक सूचना देगा और वो बोलेगा कि इस दिन को आपको उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद तीसरे वाले पॉइंट पे चौथा वाला जब पॉइंट आता है, तो चौथा वाला बोलता है कि आपको जब सूचना मिली है तो आप सूचना का क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे। फिर पांचवा वाला पॉइंट आता है, पांचवा वाला सबसेक्शन ये बोलता है कि अगर आपने कंप्लायंस कर दिया तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो छठवें वाले पॉइंट में बोला है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पांचवें वाले सबसेक्शन में आपको क्या बोला गया है, ये बोला गया है पांचवें वाले सबसेक्शन में कि यदि आप कंप्लायंस करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी की राय है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए तो उस कंडीशन भी कर लिया जाएगा, वो भी प्रिवेंटिव ऑफेंस के लिए, ठीक है, अपराध को रोकने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सबसेक्शन 7 के बारे में, जो कि लास्ट है यहां पे, जो बात करता है कि अगर, हाँ ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, ये आपके 35 का अपने आप में एक एक्सेप्शन पॉइंट बना के उन्होंने दे दिया। क्या बोला, ये आपके एक्सेप्शन पॉइंट में चला जाता है कि कब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बोल रहा है जब व्यक्ति शिथिलांग है तब नहीं किया जाएगा, जब व्यक्ति 3 साल से कम वाला ऑफेंस करता है तब नहीं किया जाएगा, या व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक बुढ़ा है, ठीक है, 60 साल से अधिक की आयु का है, तब उसको क्या नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक्सेप्शन जनरली आपकी इसमें दी गई है। तो देखो अभी तक अगर मैं बात करूं पुरानी वाली सीआरपीसी की, तो ये 41A में भी था, 41B था, है ना, इस तरीके से हमने पढ़ा था।
लेकिन वो वही वाला है, नोटिस वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और साथ ही साथ ये वाली बात कहाँ थी कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और पूर्व अनुमति। हाँ, एक प्री का क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है, आपके प्री का क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको कंसेंट चाहिए या आपको अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? आपको अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल किसका चाहिए? ये बोल रहे हैं कि आपके उप अधीक्षक, मतलब आपके उप अधीक्षक की पंक्ति से ऊपर के अधिकारी का चाहिए, एसपी साहब से ऊपर वाले, है ना। तो ये जानकारी के लिए है कि उप अधीक्षक की पंक्ति से ऊपर वाले अधिकारी का जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक इस कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। ये वाली चीज है। अब इसमें आगे मैंने आपको क्या बोला, इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस आता है जिसमें गाइडलाइन आई, 11 तरीके के पॉइंट आए थे। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले मामले में इसमें आया था, ठीक है। और डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले मामले में, और इसी के साथ एक और केस आया था। दो केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रीड करने पड़ेंगे, एक तो डीके बसु वाला केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला, और दूसरा आपको जोगिंदर सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य वाला। तो ये दो केस आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं, जहां पे क्या हुआ था, 11 मार्गदर्शन सिद्धांत आए थे। कितने मार्गदर्शन सिद्धांत आए थे? 11 मार्गदर्शन सिद्धांत आए थे। एक तो आपका डीके बसु वाला केस है, ठीक है, वर्सेस पश्चिम बंगाल, और एक तो आपका जोगिंदर सिंह वाला केस है उत्तर प्रदेश राज्य। ये इसमें दिशा निर्देश आए थे। क्या दिशा निर्देश आए थे कि जब भी पुलिस अधिकारी जाएगा तो उसको सही टैगलाइन, अपनी सही पहचान बताना पड़ेगी, है ना, सही पहचान धारित करेगा, अपने पद का नाम बताएगा, और पूछताछ करने वालों के विवरण में एक रजिस्टर लिखेगा। गिरफ्तारी करते समय पुलिस कर्मियों को एक ज्ञापन तैयार करना पड़ेगा, जिसे मेमो बोलते हैं। ये सब गाइडलाइन के थ्रू आया था। जब गाइडलाइन के थ्रू आया, फिर 2005 में भी संशोधन इसी कारण से हो गया था। और ये भी मैं बता रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, जो मैं अगला पढ़ने वाला हूं, डीके बसु से प्रेरित पॉइंट है ये। कैसे? क्योंकि इसमें इसी में जो प्रोविजन आया था, इसमें जो 11 गाइडलाइन आई थी उसी को फिर इनमें कन्वर्ट किया, और उन्होंने बोला इसी के जोड़ा गया, फिर 41 भी जोड़ा गया, जिसमें अरेस्ट में वो बोलते थे सीआरपीसी में, लेकिन अब पर्टिकुलर सेक्शन आ गई है 36 वाला, ठीक है। तो उसमें बोला, क्या बोला गया इसमें कि जब भी पुलिस अधिकारी जाएगा तो सही नाम बताएगा, सही पहचान बताएगा, ठीक है। गिरफ्तारी एक मेमो तैयार करेगा। मेमो में क्या क्या होता है? मेमो में आपका होता है पोस्ट का नाम होता है, उनका जो गिरफ्तार करने वाला होता है उसका नाम होता है, आपकी प्लेस होती है गिरफ्तार करने की, आपकी टाइमिंग होती है, आपके सेक्शन होते हैं गिरफ्तार करने के लिए, जो जो सेक्शन लगाए जा रहे हैं वो सब चीजें होती हैं। और साथ में ये सब चीजें क्लोज करके इसके बाद गवाही के, यहाँ पे गवाहों के यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि 2 गवाह चाहिए, उसमें लिखा कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी चाहिए, अटेस्टेड विटनेस चाहिए, और जो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, और जो इस एरिया का क्या हो सकता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है, पंच सरपंच वगैरह जो हैं वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला जो सबसेक्शन बात करता है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट बात करता है, वो क्या बात करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्तांतरित जो एक मेमो तैयार होगा, और उस पर सिग्नेचर किसके होंगे? आपके जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा क्या होगा? प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा, सिग्नेचर होगा। और जब कुटुंब के सदस्य का ज्ञापन द्वारा अनुप्रमाणित नहीं कर दिया गया हो तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा। क्या देगा भैया? सूचना देगा कि भाई अपने मित्र और नातेदार को बता दो। तो ये मित्र और नातेदार वाली बात आपको कहां पे देखने मिलेगी? 2 जगह देखने मिलेगी। एक तो आपके देखने मिल रही है आपके सेक्शन 36 के बी के सेकंड वाले पोर्शन में, प्लस इसके साथ आपका जाएगा 48। क्या जाएगा? सेक्शन आपका 48। वहां पे भी आपकी मित्र और नातेदार को सूचना देने के बारे में बात करी गई है। मित्र और नातेदार को सूचना देने के बारे में क्या की गई है दोस्त? बात की गई है, ठीक है। ये वाली चीजें यहाँ पे हैं, तो उनके जो नाम वो दे उस गिरफ्तारी की उसको सूचना दी जाएगी। ये इतना पोर्शन आपने कंप्लीट किया। अभी हमें नहीं पता कि ठीक है जो गिरफ्तार किया जाएगा कंट्रोल बोर्ड होगा, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी, हमें सीधा सीधा 39 पढ़ना। 39 में क्या बोला? 39 में भी यही बोला है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल मैटर में तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और उससे पूछा जाए, उस अधिकारी द्वारा मांग की जा रही है कि भैया अपना नाम पता बताओ, और नाम पता बता रहा है लेकिन वो गलत बता रहा है, और ये पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? उस कंडीशन में वो उसको गिरफ्तार किया है, क्या करेगा भैया? उस कंडीशन में गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि हमें उसका क्या करना है? नाम पता अविनिश्चित करना है। इंटेंशनली गिरफ्तार नहीं करना है, हमें उसका नाम पता लगाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको गिरफ्तार करेंगे, ठीक है। दूसरा ये बोलता है अगर सही नाम पता बता देता है तो एक होता है बेल, एक होता है बॉन्ड, और एक होता है बेल बॉन्ड। तीनों में जमीन आसमान का अंतर कर दिया है, ठीक है। बेल इज अ राइट
ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे आपके 478 से 482 तक यहाँ पे दिया गया है, 479 से 482 तक ये नए वाले बीएनएसएस में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है विदाउट सियोरिटी होता है, जो बेल बॉन्ड होता है वो विद सियोरिटी होता है। क्या होता है? वेंड होता है विद सियोरिटी। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि आप एक काम करिए, बंद पत्र या तो बॉन्ड दे दीजिए या क्या दे दीजिए, बेल बॉन्ड दे दीजिए, जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की उससे अपेक्षा की जाएगी, और अगर छोड़ा जाता है तो बोला जाएगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको उपस्थित होना जब जब आपको बुलाया जाए। ठीक है, प्रोवाइजो बोलता है कि अगर वो भैया आउटसाइड इंडिया का निवासी है, अगर वो भारत का निवासी नहीं है तो क्या किया जाएगा? बोले भारत का निवासी अगर नहीं है तो अगर जमानत पत्र हम जब जिससे भी भरवाएंगे वो भारत का निवासी होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। ये प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ये प्रोवाइजो आपको याद रखना है। अब बात आ गई इसमें कैसी, आपके जो 39 है, 39 का जो 3 वाला पोर्शन है उसमें क्या लिखा है? 39 के जो 3 वाला जो पोर्शन है उसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आया है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर भीतर सही नाम या निवास अभिनिश्चित नहीं किया जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने में यदि वह इनकिन करता है या असफल रहता है तो क्या करेंगे? उस तो अधिकारता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास क्या किया जाएगा, मतलब जो जुरिस्डिक्शन रखेगा वहां पे जहां पे अरेस्ट किया जाता है उसके 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष। अब मान के चलो ये 24 घंटे वाली बात आपको कहां कहां देखने मिलने वाली है? आपको देखने मिलने वाली है एक तो 39 के आपके 3 में देखने मिलने वाली, प्लस आपके सेक्शन 58 में देखने मिलने वाली, प्लस आपके 78 में देखने मिलने वाली, प्लस आपके 187। ये पूरे में आपके 24 घंटे वाली बात आपको कहां देखने मिलने वाली है? यहाँ पे आपको देखने मिलने वाली है। ठीक है, हर जगह, क्योंकि यहाँ पे भी आपको विदाउट वारंट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे भी आपके विदाउट वारंट के बारे में, यहाँ पे भी विद वारंट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे भी विदाउट, दोनों के बारे में। यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है नहीं, इससे भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये अवेलेबल वारंट के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक चीज है, यहाँ पे भी बोला कि एक और आपका एक एडिशन, 2 चीजें हो गई। ठीक है, तत्काल भेज देगा, ये वाली हो गई, तत्काल भेज देगा जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट पे। अभी तक हमने जाना पुलिस वाला पूरा मैटर, क्या जाना हमने? पुलिस वाला पूरा मैटर जान लिया। अब हम आते हैं प्राइवेट व्यक्ति जब अरेस्ट करता है तब क्या होता है। अब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है भैया? प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है। तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है तो किन वाले मैटर में करता है? देखिए, एक तो आपके कॉग्निजेबल मैटर में करता है, एक तो आपके नॉन बेलेबल मैटर में करता है। कोई व्यक्ति जिसने कॉग्निजेबल मैटर किया है या नॉन बेलेबल अपराध किया है, किसकी? ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में। अब यह भी याद रखना कि ये जो ऑफेंस किया है ये प्राइवेट पर्सन की उपस्थिति में किया है, प्राइवेट पर्सन की क्या में किया है भैया? उपस्थिति में किया है। देखो, पहला चीज तो ये हो गई कि प्राइवेट पर्सन की उपस्थिति में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। ठीक है, या भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। भैया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपको पता ही है कहां डिफाइन किया गया है या कहां बताया गया है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उद्घोषित अपराधी, उद्घोषित अपराधी आपके 84 के 4 में बताया गया है। वहां पे उद्घोषित अपराधी जारी करना और उद्घोषित अपराधी की पब्लिकेशन करना, दोनों में डिफरेंस है। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें क्या लिखा कि उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, या देखो 2 मैटर में गिरफ्तार करेगा। एक तो प्राइवेट पर्सन की उपस्थिति में अगर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तब, या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तब किया जाएगा, या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तब किया जाएगा। तो या तो गिरफ्तारी कर सकता है, करेगा, या तो करवा सकता है। अब इसमें जनरली और प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के 6 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर? 6 घंटे वाली बात यहां पे जोड़ दी गई है, और 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी को क्या करेगा? सुपुर्द कर देगा, हवाले कर देगा या करवा देगा। और पुलिस अधिकारी अगर अनुपस्थित है तो व्यक्ति की अभिरक्षा निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा। थाने में भी ले जा सकता है, पुलिस अधिकारी को भी दे सकता है और थाने में भी ले जा सकता है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितना है? 6 घंटे है। कितना ड्यूरेशन है भैया? 6 घंटे वाला ड्यूरेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है इसमें? सीधा सीधा आगे लिखा है, अगर विश्वास करने रीजन टू बिलीव है कि 35 के ए में उपबंधों में अधीन आता है तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में ले लेगा। ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को लाया तो पुलिस उसकी बात पर विश्वास कर लेगा, नहीं। अगर पुलिस को कारण समझ में आता है और 35 ए का कंप्लायंस उसको लगता है कि 35 का 1 का पूरा कंप्लायंस हो रहा है, व्यक्ति ने किया है, उसके व्यक्ति ने किया है 7 वर्ष से कम वाला ऑफेंस, जो भी ये चीजें हैं, टेम्परिंग कर देगा, ये सब चीजें कर देगा, तो बोलेगा ठीक है, तो फिर उसको कस्टडी में ले लेगा। क्या ले लेगा? उसको कस्टडी में रहेगा, कस्टडी में रख लेगा। ठीक है ना?
तीसरा ये बोल रहा है विश्वास करने का कारण है कि उसने अगर, देखो ये तो था पूरा आपका कौन सा मैटर, ये आपके कॉग्निजेबल का था, ये आपके कॉग्निजेबल का था, दूसरा आपको प्रोक्लेमेशन का था, इसलिए ये वाली प्रोसीजर करी, 6 घंटे के भीतर भीतर उसको गिरफ्तार करवा के उसको अभिरक्षा में दिया। और दूसरा बोल रहा है अगर विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव ये है, अगर रीजन टू बिलीव ये है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। क्या किया, उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। और जब पुलिस अधिकारी उससे नाम पता बताने से बोल रहा था और उसने क्या बताया, मिथ्या बताया। और यही वाला जो पॉइंट है, कौन सा भैया, यही वाला जो होगा तो पॉइंट आपको 39 की यहाँ पे खुशबू आ रही होगी, आ रही 39 की खुशबू, यही वाली बोल रहा है कि नाम पता विश्वास के मिथ्या है, तो बोल रहा 39 के उपबंधों की कार्रवाई की जाएगी और पर्याप्त कारण अगर नहीं है तो उसे अपराध के लिए, तो उस अपराध अगर किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट फॉर फ्री, तुरंत छोड़ दिया जाएगा, बात ही खत्म है। ठीक है, अगर 39 के उपबंधों के अधीन के प्रोविजन अगर करता है, सिक्योरिटी दे देता है तो छोड़ ही देंगे। लेकिन क्या 39 के उपबंधों के अधीन बिना सिक्योरिटी दिए छोड़ सकते? नहीं, बिना सिक्योरिटी दिए नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे के भीतर भीतर, जो कि 39 का 3 वाला पोर्शन है, 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट जहां की जुरिडिक्शन लगती है वहां पे उसको पेश किया जाएगा। ये हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है। अब आता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, जो कि यहाँ पे की गई है। कहां पे भैया, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। ठीक है, अब यहाँ पे कहां दिया गया है, 41 में दिया गया है। यहाँ पे कितने तरीके मजिस्ट्रेट है, एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और एक आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बोला है। पहला वाला जो पोर्शन है वो क्या बोलता है, बोलता है इनकी प्रेजेंस में अगर हुआ है, क्या बोल रहा है, इनकी प्रेजेंस में हुआ है तो ये गिरफ्तारी कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। दूसरा वाला जो प्रोविजन है ये बोलता है इनकी प्रेजेंस में नहीं हुआ, इनके जुरिडिक्शन में हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, इनके जुरिडिक्शन में हुआ है। दो चीजें हैं, देखो लिखा है कि अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अगर स्थानीय अधिकारिता के भीतर अगर कोई अपराध किया है तो भाई क्या किया जाएगा, स्वयं गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आदेश देगा और अभिरक्षा में सुपुर्द कर देगा। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी स्थिति व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और अपनी उपस्थिति में गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, या जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय उन परिस्थितियों में वारंट भी जारी कर सकता है। इसका मतलब ये यहाँ पे विदाउट वारंट वाली बात बोल दी थी और यहाँ पे वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तारी के बारे में बात बोली गई है। तो ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, तो गिरफ्तारी से संरक्षण, ये तो एक्सेप्शन में जाता है 42 कि भैया सशस्त्र बल हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसके बारे में क्या ही जानना। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया गिरफ्तारी कैसे की जाती है, फिर हम जानेंगे गिरफ्तारी के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो आज का यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंक्लूजन निकल जाएगा और आज का टॉपिक हमारा जितने भी गिरफ्तारी के जो प्रोविजन रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। अब आ गया आपका मेन पोर्शन। ये आपका मेन पोर्शन ये है कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है, हाउ मेड गिरफ्तारी या हाउ मेड अरेस्ट, हाउ मेड अरेस्ट या अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट हाउ मेड, देखिए कैसे अरेस्ट किया जाता है। देखो दो लोग अरेस्ट करते हैं, एक तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, एक तो अदर व्यक्ति अरेस्ट करता है और एक तो फीमेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है। फीमेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी ओनली फीमेल को, फीमेल एक्यूज को। ये दोनों जो हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी एक्यूज पर्सन को, किसी भी एक्यूज पर्सन को। अब पर्सन को अरेस्ट करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा कि हम किसी भी व्यक्ति को टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये बात क्यों जोड़ी गई, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 22 का 1 है ये मना करता है। कौन मना करता है, ये मना करता है कि हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देना है। और उसको फर्स्ट वाला जो आप पढ़ने जाओगे तो सीधा लिखा, अगर मन वचन कर्म से अगर वो स्वयं को सुपुर्द करता है तो आप क्या नहीं करोगे भैया, आप उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करोगे, जोर जबरदस्ती से खींचातानी नहीं करोगे उसके साथ। ठीक है, तो ये बोल रहा है मन वचन कर्म से अगर सुपुर्द करता है तो आप अभिरक्षा में देता है तो आप एक काम करिए, उसको जनरल अरेस्ट कर लीजिए, अपने साथ ले जाइए। दूसरा बोला महिला को गिरफ्तार किया जाना है तब परिस्थितियां इसके विपरीत ना हो, तो महिला को अगर गिरफ्तार करना है तो ये बोला है अगर आपको लगता है पुलिस ऑफिसर पुरुष है तो अगर महिला ओरल सूचना देते हैं कि भैया आपको अरेस्ट किया जाता है, आप हमारे साथ चलिए, अगर महिला नहीं मानती है, बोलती है भैया महिला पुलिस नहीं है, तो फिर आपको महिला अधिकारी चाहिए उस महिला को अरेस्ट करने के लिए, तब तक उसके शरीर को कोई भी व्यक्ति नहीं छुएगा। ये बात महिला पे भी लागू होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये बोल रहा है, दूसरा सबसेक्शन ये बात करता है कि जहां फोर्स होगा, कौन फोर्स लगाएगा, एक्यूज पर्सन फोर्स लगाएगा।
तो इक्वल फोर्स कौन लगाएगी? इक्वल फोर्स आपकी पुलिस ऑफिसर भी लगाएगी, आवश्यक है ना। जहां पे एक्विकर्सन जितने फोर्स का बल का प्रयोग करके अपनी गिरफ्तारी को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, और उतना ही बल का प्रयोग क्या लगाएगी? पुलिस अधिकारी लगाएगा, और उतने ही बल का प्रयोग लगाएगा, ठीक है, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति या अदर पर्सन, दोनों के बारे में। और सब साधनों का प्रयोग करेगा, डंडे वंडे रस्सी वस्सी सब का प्रयोग कर सकता है इसमें, ठीक है। तीसरा वाला बोला है, ये है मेन पॉइंट, ये बोला है आपके हथकड़ी लगाने का प्रोविजन। ये क्या आ गया है यहाँ पे? हथकड़ी लगाने का प्रोविजन आ गया। हथकड़ी लगाने का प्रोविजन दो चीज से आया, एक तो आपके नेचर को देख के अफेंस के, और दूसरा आपके सीरियसनेस ऑफ अफेंस को देख के, मतलब गंभीरता को देखते हुए, और एक आपकी अफेंस की प्रकृति को देखते हुए, ठीक है। गंभीरता को देखते, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए या अपराध की प्रकृति को देखते हुए अगर ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी का प्रयोग करना है, क्यों प्रयोग करना है? क्योंकि अगर अफेंडर जो है वो हैबिचुअल है, अफेंडर जो है वो आपका मर्डरर है, वो रेप करने वाला व्यक्ति है, वो टेररिस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्राइम को कमिट करने वाला व्यक्ति है, वो पॉक्सो एक्ट बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध करने वाला व्यक्ति है, या अगेंस्ट ऑफ स्टेट का कार्य करने वाला, या ये मान के अपराध करने वाला व्यक्ति है, तो इस कंडीशन में, सभी कंडीशन में क्या किया जाएगा? अरेस्ट किया जाएगा, वो भी हथकड़ी लगा के। अब इसका देखो, आप लोगों को अच्छा सा पता भी है कि दो केस इस पे बहुत फेमस हैं। एक तो आपका कौन सा है? सुनील बत्रा वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? सुनील बत्रा वाला, जहां पे कैदियों को बेड़ियां पहनाने के लिए इन सब चीजों के बारे में बात करी गई थी। फिर दूसरा केस आया था प्रेम शंकर शुक्ल वर्सेस दिल्ली प्रशासन वाला केस आया था, है ना। इन सब चीजों पे बात करी गई थी। एक और इसमें एक केस आता है, बहुत ही फेमस केस है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक फेमस केस में कौन सा आता है आपका, हाँ, जिसमें बोला गया था कि जो न्यायिक सेवा में जो काम करने वाले जो सदस्य रहते हैं, इनकी भी गिरफ्तारी से उन्मुक्ति के बारे में बात करी गई थी। मतलब हम अभी बात करेंगे इन सब चीजों पे, ठीक है। तो इसमें इन सब चीजों का एक्सेप्शन को छोड़ते हुए, क्योंकि हमने क्या बोला, इसमें एक पॉइंट ऐड हुआ, अगर नेचर ही ऐसा है, सीरियस है, तो हमें मजबूरन क्या लगानी पड़ेगी भैया? हथकड़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जो चौथा वाला जो पॉइंट है, ये क्या बात करता है? चौथा वाला सबसेक्शन ये बात करता है एनकाउंटर करने का राइट। एनकाउंटर करने का राइट किस किस कंडीशन में होगा? एक तो अगर किसी व्यक्ति ने डेथ किया है, एलआई वाली पनिशमेंट से प्रोविजन है, ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज है। और बाकी से नीचे वाले तो लिखा है इस धारा में कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, तो मृत्यु कारित करने का अधिकारी नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल दिया गया है। लेकिन जो पांचवा वाला पॉइंट है, इसको समझने की आवश्यकता है आपको। ये पांच वाले पॉइंट को आपको समझने की भैया बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्या लिखा है? असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात या पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, परंतु अगर आपको असाधारण परिस्थिति में पुलिस अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा से ऐसी स्त्री को गिरफ्तार कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है भैया। तो अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण क्या किया है, अवधारणा प्रदान भी करी थी कि यदि अन्वेषण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस महिला ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त था कि गिरफ्तारी कर सकता है, और उस कार्य के अनुक्रम में कोई भी अपवाद उसको बाधक नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या की थी, ये अवधारणा की थी। क्या की थी? अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर उस महिला ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उस पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होता, फिर उस कंडीशन में कि भाई उस व्यक्ति को किसी भी गिरफ्तारी कर सकता है और उसको कार्य के अनुक्रम में भी अपवाद किया। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को यह निष्कर्ष निकलता है कि कॉग्निजेबल मामलों में अगर आरोपी महिला है तो उसको रात्रि में भी क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार इस मामले में जो सूर्य अस्त पंजाबी मस्त वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या नहीं होता, लागू नहीं होता है। ये वाली चीज आपको यहाँ पे दे दी गई थी, इसलिए इसमें बोला गया था प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे महिला कौन होनी चाहिए, पुलिस अधिकारी महिला ही होनी चाहिए, तब अनुमति से क्या किया जाएगा, स्थानीय अधिकारिता में गिरफ्तार किया जाएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं थोड़ी सी गिरफ्तारी के जनरल प्रोविजन के बारे में कि गिरफ्तारी अगर हो गई तो दो तरीके की भी हो सकती है। एक तो अवैध गिरफ्तारी हो सकती है
और एक वैध गिरफ्तारी। वैध गिरफ्तारी होती है जिसको हम पढ़ चुके हैं। अवैध गिरफ्तारी होगी तो आपके बीएनएसएस में जो अवैध गिरफ्तारी के जो प्रोविजन दिए गए हैं वो आपके 399 में है। कहां पे है? 399। अगर किसी व्यक्ति को अगर जबरन गिरफ्तार कर लिया गया है तो कंपनसेशन मिलेगा भैया। क्या मिलेगा उसको? कंपनसेशन मिलेगा। और वो भी कहां मिलेगा? सेक्शन 399 में मिल जाएगा उसको कंपनसेशन। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या न्यायिक सदन में जो न्यायिक सेवा में काम करने वाले जो सदस्य होते हैं क्या उनकी भी गिरफ्तारी इसी प्रकार से की जाएगी? तो देखो एक केस आया था और केस का नाम आप लोग लिखिए भैया, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस गुजरात राज्य। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस गुजरात राज्य। उसमें बोला गया था, क्या बोला गया था उसमें बोला गया था कि न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी और निरोध करते समय मार्गदर्शन सिद्धांत का हमें क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बीएनएसएस है वो न्यायिक सेवा के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट के उपबंध में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन एक गाइडलाइन दी गई है इस केस में कि आप उनको अरेस्ट कैसे करोगे। सेम इसी कंडीशन में आपके 361 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी से छूट के बारे में बात करता है, उनको कार्रवाई से गिरफ्तारी से छूट के बारे में बात करता है। ये वाली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज आई, अब एक एग्जांपल आता है या एक क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, पहली चीज। और दूसरा, यदि गिरफ्तारी करते समय अगर वो, देखो एक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को, क्योंकि जो आपका 3 वाला पॉइंट है ये सीधा बोल रहा है अगर प्रकृति है या सीरियस नेचर का है तो हथकड़ी लगाओ। लेकिन एक मार्गदर्शन सिद्धांत आया, किसमें आया? जुडिशियल एकेडमी वाले जो केस है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज वाला जो केस है उसमें आया। तो उसमें बोला गया कि आप किसी भी न्यायिक अधिकारी को हथकड़ी नहीं लगा सकते, और अगर वह हिंसक प्रतिरोध करता है अपनी गिरफ्तारी से बचने का, ठीक है, तो ऐसे में प्राण और अंगों के खतरों को दूर करने के लिए आप हथकड़ी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? आप हथकड़ी लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने उसको हथकड़ी लगाई, आपको 2 लोगों को सूचना देनी पड़ेगी। एक तो आपको देनी पड़ेगी सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश, और दूसरा आपको सूचना देनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। किसको देनी पड़ेगी भैया? एक तो सेशन जज को, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, और दूसरा आपको देनी पड़ेगी भैया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को सूचना देनी पड़ेगी। केस का नाम लिख लीजिए भैया, आपके केस का नाम बोल देता हूं मैं, केस का नाम लिखिए। केस का नाम है तवरेज अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तवरेज अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इस वाले केस में बोला गया था कि जो आपके न्यायिक अधिकारी हैं उनको गिरफ्तारी से संरक्षण है, उनको हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। अगर वो प्रतिरोध कर रहा तो हथकड़ी भी पहनाई जाएगी, और हथकड़ी जब पहनाएंगे तो सूचना देनी पड़ेगी आपको सेशन जज को और हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, तब जाके उनको अरेस्ट किया जाएगा गिरफ्तारी के साथ। तो ये आपके 3 वाले प्रोविजन में आपको दिया गया है, ठीक है। और गिरफ्तारी के अधीन रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों की कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई पंचनामा तैयार किया जाएगा। यह भी याद रखना कि न्यायिक अधिकारी है ना तो उनको गिरफ्तारी करते हैं, उनके कथन अभिलिखित किए जाएंगे, ना ही कोई पंचनामा बनाया जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। और यदि वरिष्ठ उपस्थित है तभी मेडिकल भी उनका कराया जाएगा। ये कुछ गाइडलाइन आई थी जो कि आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। और आपके राष्ट्रपति राज्यपाल को गिरफ्तारी से उन्मुक्तियां आपको पता ही है 361 के 3 में आपको दी गई हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा गिरफ्तारी के जितने जितने प्रोविजन आपके थे वो इस लेक्चर में आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। मिनिमम जो मैक्सिमम टॉपिक जो आना चाहिए, जो आपको लिखना चाहिए, उस हिसाब से मैंने उसको कवर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।